बच्चों, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था आवेश के बारे में। हमने देखा था कि आवेश है वो होते कितने प्रकार के हैं, आवेश है उनका मात्रक क्या होता है, वो सदिश है या अदिश है, और बाकी आवेश के जितने भी गुणधर्म हैं उन सब के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिटेल में स्टडी की थी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन्हीं दो आवेश हैं, उन दोनों आवेशों के मध्य है किस तरह का बल लगता है। ठीक है। तो हमने देखा था लास्ट वीडियो के अंदर कि आवेश है उनमें दो तरह के बल है वो लगते हैं। अगर कोई समान प्रकृति के आवेश हैं वो एक दूसरे के नज़दीक रखे हों, समान प्रकृति के कौन से होंगे, जैसे दो प्लस आवेश हो गए या दो माइनस आवेश हो गए, तो उनके मध्य किस तरह का बल लगेगा, उनके मध्य लगता है प्रतिकर्षण का बल। ठीक है। जबकि अगर दो विपरीत प्रकृति के आवेश रखे हों, विपरीत प्रकृति का यानी कि एक तो हमारा हो गया प्लस आवेश और एक हमारा हो गया माइनस आवेश, तो उनके मध्य किस तरह का बल लगता है, उनके मध्य लगेगा आकर्षण का बल। ठीक है। पर बल का परिमाण कितना होगा उसके बारे में हमें आज की वीडियो में हम जानेंगे, और बल की दिशा वगैरह है वो किस तरह से हम नोट करते हैं उसके बारे में हम आज की वीडियो में डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा हम आज की वीडियो में क्या देखेंगे कि जैसे दोनों आवेश है वो निर्वात में रखे हों तो उनके मध्य बल है वो कितना लगेगा, और अगर वो किसी माध्यम में रखे हों तो उनके मध्य है बल कितना लगेगा, उसके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। इसके अलावा क्या देखेंगे कि कोई एक या एक से अधिक आवेश हो, जैसे मान लीजिए कि 10 आवेश रखे हैं Q1 Q2, इस तरह से Q1 आवेश रखे हों, तो उन सभी Q1 आवेश की वजह से किसी एक एकांक आवेश मान लीजिए Q नोड, तो उस पर बल है वो कितना लगेगा, उसे हम वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे और बिना वेक्टर फॉर्म में भी देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मान लीजिए कोई एक आवेश है जिस Q1 Q नोड मान लीजिए या Q1 मान लीजिए, जो भी आप मानना चाहो, एक दूसरा आवेश है वो Q2 मान लीजिए। ठीक है। अगर वो दोनों स्थिर अवस्था में है, ठीक है, और अगर मान लीजिए उन दोनों में से कोई एक आवेश है किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो क्या हम दोनों स्थितियों के अंदर कूलाम के नियम से दोनों के मध्य लगने वाला बल है वो क्या निकाल सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि स्थिर विद्युतिकी में जो हम दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला बल है वो स्थिर अवस्था में ज्ञात करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देखो, जब आवेश हमारा स्थिर अवस्था में होता है, जब हमारा आवेश स्थिर अवस्था में होता है तो वो सिर्फ विद्युत क्षेत्र दिखाता है, यानी कि विद्युत प्रभाव दिखाता है। परंतु जब हमारा आवेश किसी वेलोसिटी के साथ मूव करता है, गति करता है, तो वो विद्युत क्षेत्र के साथ क्या दिखाता है, चुंबकीय क्षेत्र दिखाता है, चुंबकीय प्रभाव दिखाता है। ये हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था। तो इस वजह से हम जब उसका बल है वो कैलकुलेट करने जाएंगे तो स्थिर आवेश के लिए अलग बल आएगा और गतिशील आवेश के लिए अलग बल आएगा। तो इसलिए कूलाम का बल है या कूलाम का जो नियम है वो सिर्फ स्थिर आवेशों पे लगेगा। ठीक है, स्थिर आवेशों के लिए वैलिड होगा। दूसरी कंडीशन क्या रहेगी? दूसरी कंडीशन क्या है हमारी कि मान लीजिए कोई एक स्फेयर है, ठीक है, उसकी त्रिज्या मान लीजिए r है वो 10 मीटर है, तो क्या इसके लिए कूलाम का नियम लगेगा? तो इसके लिए भी कूलाम का नियम है वो नहीं लगेगा। कूलाम का नियम किसके लिए वैलिड होगा? बिंदु आवेश के लिए, बिंदु आवेश के लिए। और बिंदु आवेश क्या होता है? तो मान लीजिए कोई एक आवेश है, मान लीजिए कोई एक स्फेयर है, मान लेते हैं एक स्फेयर है, ठीक है, जिस पर कोई भी आवेश है दिया हुआ है, क्यू आवेश मान लीजिए, ठीक है, क्यू आवेश दिया है, और उस स्फेयर की जो रेडियस है वो आर है, त्रिज्या आर है। अगर ये त्रिज्या आर है वो लगभग जीरो हो जाए, यानी कि लिमिट आर डेश टू जीरो, लगभग इसकी त्रिज्या जीरो हो जाए, तो इस स्फेयर को हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम मान लेंगे कि ये बिंदु आवेश है, बिंदु आवेश है, जिस पर आवेश अपना कितना है, क्यू, क्यू ही आवेश है ना यहाँ पर। अर्थात हमारा जो कूलाम का नियम है वो किस पे लगेगा? पहली बात तो स्थिर आवेशों के मध्य लगेगा, स्थिर आवेशों के मध्य। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन है कि हमारे जो जो भी हम बॉडी ले रहे हैं वो एक बिंदु आवेश होना चाहिए, बिंदु आवेश होना चाहिए।
ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशनें फुलफिल होती है, उसके बाद में और क्या देखेंगे, उसके बाद में हम देखेंगे कि भाई हमारा जो निर्वात है और किसी माध्यम है, दोनों के लिए कूलाम का बल है वो अलग अलग होगा। तो सबसे पहले निर्वात है वो क्या होता है उसकी बात करें। तो देखो, निर्वात है वो अंतरिक्ष में एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी परमाणु ना हो, यानी कि कोई एटम ना हो, कोई मॉलिक्यूल्स ना हो, किसी भी तरह का कोई बल नहीं कार्य करता हो। ठीक है, कोई भी यानी एक्सटर्नल फोर्स है वो वर्क नहीं करता हो, यहाँ तक कि कोई भी तरंग है वो भी मौजूद ना हो, कोई भी वेव भी मौजूद ना हो, कोई भी ऊर्जा है वो मौजूद ना हो। तो ऐसा स्पेस क्या कहलाता है, निर्वात कहलाता है। माध्यम है, माध्यम तो कुछ भी हो सकता है, माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हमारा हवा हो गई, हमारा पानी हो गया। अगर दोनों आवेश है वो किसी पानी में रख दिया जाए या हवा में रख दिया जाए तो वो भी एक माध्यम है। दोनों आवेशों के मध्य कोई पेराविद्युत पदार्थ भर दिया जाए, अब पेराविद्युत पदार्थ क्या होता है वो भी थोड़ी देर में देखेंगे अपने। दोनों आवेश है वो किसी चालक के मध्य कोई चालक है उपस्थित हो, भी हम उसको एक माध्यम की तरह ही कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो दोनों के लिए एफ की वैल्यू है अलग अलग आएगी। तो इसे हम वन बाई वन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि बिंदु आवेश और निर्वात में मौजूद हो। तो मान लेते हैं कोई दो बिंदु आवेश हमारे Q1 और Q2 है। ठीक है, जिनके मध्य की दूरी कितनी है, R मान लेते हैं। तो उन दोनों के मध्य जो लगने वाला कूलाम बल है वो कितना होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक चीज आप देख लो कि अगर दोनों आवेश है वो प्लस प्लस है तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा, यानी कि बल की दिशा क्या होगी, बाहर की ओर। और अगर हमारा एक आवेश है वो प्लस Q1 आवेश है और दूसरा हमारा माइनस Q2 आवेश है, तो दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है उसकी दिशा क्या होगी, आकर्षण का बल होगा, तो एक दूसरे की तरफ होगी। ये चीज कंसीडर कीजिएगा। तो एग्जाम में क्या लिखेंगे कि कोई दो बिंदु आवेश, कोई भी दो बिंदु आवेश है। ठीक है, पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि बिंदु आवेश होने चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, स्थिर होने चाहिए। दो स्थिर बिंदु आवेश कौन कौन से हैं, Q1 और Q2। कहाँ रखे हैं, निर्वात में, निर्वात में रखे हैं। तो दोनों बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, और बल कौन कौन से प्रकार के होंगे, आकर्षण की प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण की प्रकृति का भी हो सकता है। तो दो स्थिर बिंदु आवेश निर्वात में रखे हैं, तो उन दोनों के मध्य जो लगने वाला बल है वो क्या होगा, वो होगा उन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के समानुपाती होगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, उन दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि F समानुपाती 1/r²। इसे हम इक्वेशन 1 बोलते हैं और इसे हम इक्वेशन 2 बोलते हैं। 1 और 2 से अपने क्या देखेंगे कि F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन r²। ठीक है, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज और है, यहाँ पर व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी कि 1/r, व्युत्क्रम वर्ग के समानुपाती है। तो यहाँ पर जो कूलाम का जो नियम है ना, कूलाम बल है, ये व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन कर रहा है। व्युत्क्रम वर्ग के नियम, तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि प्रकृति में जो जो बल व्युत्क्रम वर्ग के नियम का पालन करते हैं वो सारे क्या होंगे, केंद्रीय बल होंगे, केंद्रीय बल होंगे। और केंद्रीय बल क्या होते हैं, ऐसा बल जिसकी दिशा हमेशा केंद्र की होती है। तो इसको मैं एक डायग्राम से समझाता हूं आपको। मान लो ये आपके पास कोई एक स्फीयर है, ठीक है, जिस पर आवेश आपका प्लस Q मान लो, ये प्लस Q आवेश है, और एक दूसरा आवेश है जो इससे काफी दूरी पर रखा है। ठीक है, उससे भी Q नोड मान लेते हैं। तो इस Q नोड की वजह से इन दोनों के मध्य जो बल है वो क्या होगा, उस बल की दिशा कौन सी होगी, बल की दिशा हमेशा केंद्र से बाहर की ओर जाएगी, लंबवत बाहर की ओर जाएगी।
ऐसा नहीं होगा उस बल की दिशा इस तरह से जा रही है, हमेशा केंद्र की ओर होगी। जैसे आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर क्या होता है, चाहे आप इसे एक बार पृथ्वी मान लीजिए, ये अपना जो स्फीयर है उसको एक पृथ्वी मान लेते हैं, चाहे पृथ्वी पर आप यहाँ मौजूद हो या यहाँ मौजूद हो या यहाँ मौजूद हो, कहीं भी मौजूद रहिए, हमेशा जो गुरुत्वाकर्षण बल की दिशा कौन सी होगी, केंद्र की ओर होगी। अर्थात हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो एक केंद्रीय बल है। ठीक है, समझ आ गया होगा। तो फिर से यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर जो लगने वाला बल है वो किसके बराबर होगा, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो देखो ये बल किसने दिया, गुलाम ने दिया, तो उन्होंने अपने नाम के ऊपर एक कांस्टेंट दे दिया कि देखो एग्जैक्ट बल है वो इसके बराबर लगता है। प्रैक्टिकली उन्होंने देखा और यहाँ पर एक के कांस्टेंट की वैल्यू आ गई हमारे पास। ठीक है, के को हम क्या बोलते हैं, कूलाम नियतांक बोलते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 गुणा 10 की पावर 9। ठीक है, अब इसका मात्रक क्या होता है, देखो मात्रक कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि देखो के अलावा जितनी भी संख्या उसको उधर ले जाएंगे, तो यहाँ अपने पास में क्या आ जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2 अपॉन इक्वल्स टू के आ जाएगा। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे कि भाई एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, आर का क्या होता है, त्रिज्या आर, इसका कितना होगा, मीटर स्क्वायर होगा, और यहाँ पर Q1 Q2 क्या है, आवेश, इनका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो आप इसका मात्रक क्या निकल कर आएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन, क्योंकि यहाँ पर देखो कूलाम इसका भी एक है और इसका भी एक है, तो यहाँ नीचे क्या आएगा, कूलाम स्क्वायर के बराबर। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, के की और क्या वैल्यू होती है, के की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है आपकी निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है, क्योंकि अपने आवेश कहाँ मौजूद अभी, निर्वात में है, तो ये निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहां से देखो दोनों से आप क्या देख रहे हो, दोनों से आप देख रहे हो कि के किसके बराबर आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 9 गुणा 10 की पावर 9। मात्रक आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपके पास में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पर देखो 4 पाई इंटू 9 गुणा 10 की पावर 9। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो लगभग इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू लगभग आ जाएगी 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ठीक है, अब यहाँ पर मात्रक क्या आएगा इसका, एप्सिलॉन नॉट का, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर इसका मात्रक कितना है, अपनों ने यहाँ देखा था, ये रहा, ये कितना था, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। तो अपने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आएगा आपका, कूलाम स्क्वायर इधर चला जाएगा और न्यूटन मीटर स्क्वायर इधर आ जाएगा, यही होगा। तो इसका मात्रक क्या आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, कोई डाउट है इसमें। ठीक है, अब एक बार इनकी विमा और देख लेते हैं, एग्जाम के अंदर दोनों की विमा अक्सर पूछी जाती है, तो विमा इनकी देखें तो क्या आएगी। सबसे पहले हम विमा की बात करें के की विमा के लिए, तो देखो न्यूटन की विमा कितनी होती है, बल की विमा कितनी होती है, mLT-2। कूलाम की हमने यानी कि आवेश की विमा हमने लास्ट में देखी थी, वीडियो में 80 होता है, और मीटर स्क्वायर का क्या होता है, L स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ से आपके पास में आ रहा है mLT-2 इंटू L स्क्वायर अपॉन 80। इसको आप सोल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, इसे आप सोल्व कीजिएगा, आपके पास में क्या आएगा, यहाँ देखते हैं अपने, तो देखो एम एल, यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ अंदर जाएगा तो क्या आ जाएगा, mL³ T-2, और ये देखो 80 है,
यहाँ स्केयर है ना, तो यहाँ पर स्केयर आएगा, तो यहाँ पर भी स्केयर आएगा। और ये ऊपर चले जाएंगे तो नेगेटिव में आ जाएंगे, तो यहाँ पर a -2, और ये टी स्केयर ऊपर जाएगा, t-2 इसमें ऐड होगा तो t की पावर -4 आ जाएगी। तो ये अपना इसका मात्रक हो गया, सॉरी विमा हो गई। बात करें कि अपनी एप्सिलॉन नोड क्या है, अपना निर्वात की विद्युतशीलता, तो इसकी विमा क्या बनेगी, इसकी देखिए कूलाम्ब स्क्वायर है, तो कूलाम्ब स्क्वायर की क्या होती है 80, न्यूटन की कितनी होगी, यानी कि बल की कितनी है mLt-2, और अपनी मीटर स्क्वायर की L स्क्वायर। इन सब को ऊपर लेके जाएंगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए टी की पावर -4, यहाँ ये एल के साथ ऐड होकर ऊपर जाएगा, एल की पावर -3 और m -1। ठीक है, तो आपकी ओवरऑल क्या बन जाएगी m, फिर उसके बाद l t और ये a। कोई मिस्टेक है, बिल्कुल मिस्टेक है। यहाँ पर देखो आपका स्केयर आ रहा है, तो यहाँ स्केयर कीजिएगा, तो यहाँ ठीक है, तो यहाँ पर -2 आएगा, सॉरी +2 आएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा ताकि इसको देखते हैं। तो हमारे पास फाइनली कूलाम्ब का बल है निर्वात में कितना आ गया, F = K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, या फिर इसको इस रूप में भी आप लिख सकते हो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर ε0 हमारी निर्वात की विद्युतशीलता है। क्या हो कि हमारा जो आवेश है वो किसी माध्यम में रखा हो, माध्यम में रखा हो तो क्या हो जाएगा, हमारा जो लगने वाला बल है उसे हम माध्यम के हिसाब से F मीडियम से डिनोट कर देते हैं। तो लगने वाला बल कितना हो जाएगा 1/4πε और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पर एप्सिलॉन है, ये आपको क्या दिखा रहा है, एप्सिलॉन को आपको दिखा रहा है माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये हमारा निर्वात की विद्युतशीलता है, और ये हमारा सॉरी ये निर्वात में लगने वाला कूलाम्ब बल है, और ये हमारा माध्यम में लगने वाला कूलाम्ब बल है। अभी एक रिलेशन और कैलकुलेट कर लेते हैं कि वैक्यूम में और मीडियम में जो लगने वाले बल है उन दोनों के मध्य रिलेशन क्या होता है। तो इस रिलेशन को डिफाइन करने के लिए हम एक नई टर्म है इंट्रोड्यूस कराते हैं, और वो नई टर्म कौन सी है, उसका नाम है हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता। आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है 2 नंबर क्वेश्चन में कि आपेक्षिक विद्युतशीलता है वो क्या होती है। तो अभी हम एक रिलेशन निकालते हैं, रिलेशन क्या निकालते हैं कि किसी निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम में लगने वाला जो बल है उनके मध्य। तो इसके लिए हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, और उस टर्म का नाम क्या है, उसका नाम है हमारा आपेक्षिक विद्युतशीलता या पेराविद्युतांक। आपेक्षिक विद्युतशीलता या पेराविद्युतांक, जिसे हम एप्सिलॉन r से डिनोट करते हैं। तो क्या है देखो, आपेक्षिक विद्युतशीलता या पेराविद्युतांक क्या होता है कि निर्वात में आवेशों के मध्य लगने वाला बल और किसी माध्यम में लगने वाला बल है, उन दोनों के अनुपात को हम क्या बोलते हैं एप्सिलॉन r। पेराविद्युतांक या आपेक्षिक विद्युतशीलता, तो निर्वात में आवेशों के मध्य कितना बल लगता है, हम जानते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसके अलावा माध्यम में लगने वाला बल कितना होगा 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ आप अच्छे से जानते हो कि यहाँ पर इन दोनों का ही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये वाली टर्म आपस में कट जाएगी, 4π कट जाएगी, बचेगा क्या एप्सिलॉन है वो ऊपर चला जाएगा और ये एप्सिलॉन नोट नीचे आ जाएगा। तो आपके पास में क्या आएगा एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नोट, इधर वाली साइड क्या आएगा एप्सिलॉन r। ये हमारा क्या है माध्यम की विद्युतशीलता, और ये हमारी क्या है निर्वात की विद्युतशीलता। तो हमारे पास में एक टर्म की जो अपना आपेक्षिक विद्युतशीलता वो क्या हो गई
कि माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता है, उन दोनों का जो अनुपात है वो हमारा क्या कहलाता है, हमारा परावैद्युतांक कहलाता है। और हमारा सॉरी यहाँ नोट है, परावैद्युतांक कहलाता है। तो यहाँ से हम क्या बताते हैं कि जो माध्यम की विद्युतशीलता है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा अपने पास में, एप्सिलॉन इक्वल्स टू एप्सिलॉन आर, और यहाँ से ये एप्सिलॉन नोड। तो क्या हो जाएगा, माध्यम की विद्युतशीलता है वो किसके बराबर हो जाएगी, हमारी निर्वात की विद्युतशीलता और हमारी आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे हम परावैद्युतांक बोलते हैं, उन दोनों के गुणनफल के समानुपाती हो जाएगा या गुणनफल के बराबर हो जाएगा। ठीक है। अलग अलग पदार्थ जैसे कि अपना हवा है, अपना जैसे निर्वात है, अपना कोई भी चालक है, आसुत जल है, इन सभी के लिए हमारे जो एप्सिलॉन आर यानी कि हमारा जो परावैद्युतांक है उनकी वैल्यू है वो अलग अलग होती है, जिसे हम देख लेते हैं। ठीक है। तो ये हमारे अलग अलग माध्यम है, अलग अलग माध्यम हो गए और उनके लिए हमारे अलग अलग परावैद्युतांक आ गए। जैसे हमारा निर्वात, निर्वात के लिए इसकी वैल्यू 1 हो गई, हवा के लिए 1.0059 हो गई। हमारा जो पानी है यानी कि जो आसुत जल है, आसुत जल के लिए इसकी वैल्यू लगभग 80 के बराबर होती है। कांच है उसका 5 से 10 होता है, और चालक है उसके लिए इसकी वैल्यू हमारी इन्फिनिटी आ जाती है। तो अभी हम देखते हैं कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। तो सदिश निरूपण करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई दो आवेश हमारे पास में है, Q1 और Q2। Q1 और Q2 आप देख पा रहे हो। अगर हम समान प्रकृति के आवेश रखें, जैसे कि दोनों आवेश अगर हमारे प्लस हैं, ठीक है, या दोनों आवेश हमारे नेगेटिव आवेश है यानी कि माइनस आवेश है, तो यानी कि समान प्रकृति की आवेश है, तो उन दोनों के मध्य लगने वाला है बल है वो कैसा होगा। इसके अलावा हम क्या है कि अगर विपरीत प्रकृति के आवेश रखें, जैसे एक Q1 है, प्लस Q1 है, और एक हमारा माइनस Q2 है, तो उस स्थिति के अंदर लगने वाला बल क्या होगा। तो देखो, जब विपरीत प्रकृति के आवेश होते हैं तो उन दोनों के मध्य क्या है, आकर्षण बल लगता है। आकर्षण बल लगेगा यानी कि दोनों आवेश एक दूसरे के पास में जाने की कोशिश करेंगे। जबकि अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, ये हमने अच्छे से जानते हैं। ठीक है। इसके अलावा आपको एक वेक्टर का पोर्शन और आना चाहिए कि जैसे कि अभी हम क्या देखेंगे कि आवेश Q1 के कारण, इस आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल है वो कैलकुलेट करेंगे। फिर हम कैलकुलेट करेंगे इस आवेश Q2 के कारण इस आवेश Q1 पर लगने वाला बल है वो ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए वेक्टर का एक पोर्शन है वो हमें आना चाहिए। तो उसे भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। ठीक है। मान लेते हैं कि आपके पास में दो पॉइंट है ए और बी, ठीक है, जिनके मूल बिंदु ओ के सापेक्ष हमारा स्थिति सदिश है वो मान लेते हैं ए वेक्टर है हमारा और बी वेक्टर है। ठीक है। अब हम क्या देखते हैं कि ए के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश है वो क्या होगा, जिसे हम ए बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। ठीक है। सदिशों का योग नियम है वो हम जानते हैं। सदिशों का योग नियम हम क्या देखते हैं कि जैसे ए वेक्टर और इधर आ रहा है आपका जैसे ए बी वेक्टर, और ये आपका आ रहा है बी वेक्टर। तो तीनों के अंदर रिलेशन क्या होगा कि देखो, ये समान दिशा के अंदर, ये ए वेक्टर इस दिशा में है और ए बी वेक्टर इस दिशा में है और बी वेक्टर है इस दिशा में। ठीक है ना। तो ये रिलेशन क्या होगा कि समान दिशा वाले वेक्टर हैं उनको आपस में आप जोड़ दीजिए, ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इक्वल्स टू बी वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास में ए बी वेक्टर आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है। इसे आप कोई भी इक्वेशन 1 दे दीजिए। इसी प्रकार से ये आपको क्या दिखा रहा है, ए के सापेक्ष, ए के सापेक्ष बी का स्थिति सदिश, ए के सापेक्ष बी की स्थिति दिखा रहा है। बी की स्थिति लिख दीजिए या स्थिति सदिश बोल दीजिए इसको। ठीक है। अब हम देखते हैं बी के सापेक्ष ए की स्थिति क्या होगी या स्थिति सदिश क्या होगा। तो इसको हम देखते हैं, ये बी के सापेक्ष ए की स्थिति सदिश। तो यहां से आप जो वेक्टर का जो योग नियम है वो लगाएंगे तो क्या आएगा आपके पास में, बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर। तो यहां से आपके पास बी ए वेक्टर है वो क्या आ जाएगा,
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, इसको आप इक्वेशन 1 और 2 दे दीजिएगा। 1 और 2 से आप क्या देख रहे हो, 1 और 2 से आप देखेंगे कि ये दोनों का जो राइट हैंड साइड है वो दोनों इक्वल है, सिर्फ ये लेफ्ट हैंड साइड के अंदर अगर का अपने डिफरेंस करेंगे तो क्या एक चिन्ह का ही तो फर्क आएगा। इक्वेशन 1 एंड 2 से आप क्या देखेंगे, ए बी वेक्टर है इक्वल्स टू, अगर मैं कर दूं माइनस ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, तो ये आपका क्या आ जाएगा, आ जाएगा, यानी कि सिर्फ इन दोनों सदिशों के अंदर किसका डिफरेंस आ रहा है, दिशा का डिफरेंस आ रहा है, परिमाण तो समान ही है। वैसा ही हम देखेंगे हमारे यहाँ बलों के लिए, जब हम Q1 के सापेक्ष Q2 का स्थिर सदिश देखेंगे और जब Q2 के सापेक्ष Q1 का देखेंगे, ठीक है, तो इन्हें भी हम वन बाई दे। पहले अब हम कैलकुलेट करते हैं किसके लिए, इस आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, ठीक है। सबसे पहले हम क्या देखते हैं, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल, तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश देखेंगे, तो Q1 के सापेक्ष Q2 की स्थिति सदिश है, ये अपना आ गया। इसको मैं क्या दिखाता हूं, देखिए इसको R21 वेक्टर से दिखाता हूं, ये किसके बराबर होगा, अभी आपने देखा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, वेक्टर का जो एडिशन लो लगाएंगे तो देखो समान दिशा वाले वेक्टर आप ऐड करेंगे तो R1 प्लस R21 ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में जो लगने वाला बल है वो किसके बराबर आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है R21, तो ये R21 स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यहाँ वेक्टर आएगा, और दिशा कौन सी है, दिशा के लिए देखो एक चीज और बताता हूँ, आप जैसे ए वेक्टर लगाते हो ये किसके बराबर होता है, ए कैप के बराबर, तो इसे आप क्या ऐसा लिख सकते हो, इक्वल्स टू ए कैप। तो इसी प्रकार से यहाँ इसके लिए देखेंगे, इसके लिए देखेंगे तो क्या आएगा आपके पास में, यहाँ हमारे पास में आएगा R21 वेक्टर इक्वल्स टू, इसको R21 कैप की फॉर्म में रखेंगे, तो दिशा कौन सी होगी, लगने वाले बल की दिशा इस दिशा में, तो यहाँ पर लगने वाले बल की दिशा कौन सी होगी, R21 कैप। ये हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल। अभी हम कैलकुलेट करते हैं आवेश Q2 के कारण Q1 पे लगने वाला बल, के कारण Q1 पर तो यहाँ पर आपका F किसके बराबर होगा, K Q1 Q2 अपॉन R12, यहाँ क्या आएगा देख लेते हैं। तो यहाँ देखेंगे, पहले मैं इसको मिटा देता हूँ इतना जो पहले किया है, तो देखो इस आवेश Q2 के कारण Q1 की स्थिति सदिश कौन सी डायरेक्शन में होगी, Q1 की स्थिति सदिश होगी इस डायरेक्शन में, जिसे हम R12 वेक्टर से डिनोट करते हैं। यहाँ पर सेम जो अपनों ने पीछे से देखा उसकी तरह से अपने सदिशों का योग नियम लगाएंगे तो आपके पास में क्या वैल्यू आ जाएगी, R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, ठीक है, ये वैल्यू आपके पास में आ गई। और इसे आप यानी कि यूनिट वेक्टर के फॉर्म में रखोगे तो आपके पास में R12 कैप आएगा, डायरेक्शन कौन सी आएगी इसकी, R12 कैप, ठीक है। तो इस बल में यहाँ पर रखेंगे वैल्यू, तो यहाँ पर F वेक्टर है वो किसके बराबर आएगा, R12 कैप। अब आपने एक चीज नोट की क्या, कि पहले जब हमारा जो
Q1 के कारण Q2 पर जो बल लग रहा था उस बल की दिशा आ रही थी इस तरफ, और अभी आ रही है इस तरफ। यानी कि अभी जो बल लग रहा है उसकी दिशा जो Q1 के सापेक्ष जो लग रहा था बल उसके विपरीत दिशा में है। तो इस वजह से यहाँ हम एक नेगेटिव साइन से इसको डिनोट करेंगे। ठीक है, आपको याद रहे इसलिए हम यहाँ पर एक सिंबल वो लगा देते हैं, जैसे F21 वेक्टर बोल देंगे और इसको F12 वेक्टर बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ इसको अगर इक्वेशन 1 मानते हो और इसको इक्वेशन 2 मानते हो तो आप क्या कहेंगे कि जो F21 वेक्टर है वो बराबर है F12 वेक्टर के, बस उसकी दिशा अलग है, दिशा अलग है। तो यहाँ से एक चीज और आप देख रहे हो कि न्यूटन का जो थर्ड लॉ है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, वो भी फॉलो हो रहा है। कैसे हो रहा है कि देखो, आवेश Q1 है, जो हमारा आवेश Q1 है वो Q2 पर जितना बल लगाएगा, Q2 भी उतने ही परिमाण का बल आवेश Q1 पर लगाएगा, बस उनकी दोनों की दिशाएं हैं वो अलग अलग होगी, दोनों की दिशाएं अलग अलग होगी पर परिमाण समान होगा। ये न्यूटन का थर्ड लॉ है अपना। सेम अगर आपने एक प्लस आवेश ले रखा है और एक माइनस आवेश ले रखा है तो इस आवेश के कारण इस Q2 आवेश पर बल कौन सी दिशा में लगेगा, आकर्षण का बल है तो इस दिशा में लगेगा। और जब हम कैलकुलेट करेंगे इस Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाले बल की तो उसकी दिशा कौन सी होगी, ये वाली दिशा होगी। ठीक है, तो दोनों ही दिशाओं, दोनों स्थितियों के अंदर जो लगने वाले बल हैं वो परिमाण में समान होंगे परंतु दिशा में विपरीत होंगे। तो देखो Q2 के कारण जो लगने वाला बल है वो कितना होगा, F12 वेक्टर, जिसकी दिशा इधर अपनी ओर आकर्षित करने वाली होगी। जबकि हम इस आवेश के कारण जो लगने वाला बल देखेंगे उसकी दिशा F21 वेक्टर। ठीक है, और दिशा कौन सी होगी, अपनी ओर, परिमाण में समान होंगी परंतु दिशा में विपरीत होगी। एक आपको अगर कंफ्यूजन ना रहे कि आपने ये F21 है और ये F21 और F12 ये किस तरह से मार्क लिया, तो देखो मार्क लेने का सबसे अच्छा तरीका है कि देखो कोई भी जो आवेश है Q1 और Q2, तो जब भी आप बल लेंगे F, जैसे मैंने यहाँ पर 21 लिया, कब लिया, जब आवेश Q1 के कारण Q2 पर लगने वाला बल हम जब कैलकुलेट कर रहे थे तो उसमें क्या करेंगे, हम पहले लेते हैं दूर वाला पहले, पास वाला बाद में, दूर वाला पहले पास वाला बाद में। तो इनके स्थिति सदिश में आप देखेंगे जैसे Q1 के सापेक्ष, यहाँ पर आपने देखा ये रहा Q1 के सापेक्ष जब आप Q2 का स्थिति सदिश देखते हो तो आपने क्या कैलकुलेट किया था, R21 वेक्टर, यानी पहले दूर वाला फिर पास वाला, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अगर आपको एग्जाम में याद भी ना रहे कि किस तरह से ये R21 वेक्टर और R1 वेक्टर है स्थिति सदिश अपने लेंगे, तो याद रखिएगा पहले दूर वाला फिर पास वाला, याद रह जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। अभी इसके बाद में हम क्या देखेंगे, इसके बाद में हम देखेंगे कि अगर दो या दो से अधिक आवेश हो तब उस स्थिति के अंदर हमारा जो कूलाम का नियम है वो किस तरह से वर्क करता है। देखो बात करते हैं हम आवेशों के अध्यारोपण के सिद्धांत के बारे में। अध्यारोपण सिद्धांत के अंदर क्या होता है कि अगर दो या दो से अधिक आवेश हो तो उन सभी आवेशों के कारण किसी एक आवेश पर जो लगने वाला बल है वो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, देखो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि आवेश होता है, जैसे मान लीजिए किसी एक बॉक्स के अंदर मान लीजिए अलग अलग तरह के आवेश है, जैसे प्लस क्यू है, +2 क्यू मान लीजिए, और इसके अलावा जो माइनस है, माइनस के अंदर मान लीजिए -4 क्यू है, और पूछ लिए इस बॉक्स में टोटल कितने आवेश हैं, तो हम इन सभी को डायरेक्ट ऐड कर देते थे और बता देते थे कि इसमें -q आवेश है। क्यों ऐसा हम वहाँ क्यों कर पाते थे, क्योंकि आवेश है वो एक अदिश राशि है, अदिश राशि होने के कारण इनको डायरेक्ट हम बीजगणितीय योग कर देते हैं। परंतु यहाँ पर हमारा जो लगने वाला बल है वो एक सदिश राशि है, सदिश राशि होने के कारण हम इनका जो योग करेंगे वो सदिश योग होगा। तो यहाँ पर स्थिति के अंदर जितने भी आवेश यहाँ मौजूद है, जैसे Q1 है, Q2 है, Q3 है और Qn, जैसे जितने भी आवेश हैं इन सभी के कारण हम जो लगने वाले अलग अलग जैसे बल लग रहा है, जैसे Q1 के कारण Q0 पर लग रहा है F01 लग रहा है,
Q2 के कारण कितना बल लग रहा है, F02 लग रहा है। यहाँ Q3 के कारण कितना बल लग रहा है, F03 लग रहा है। और हमारे N में आवेश के कारण लगने वाला बल है ये। तो यहाँ पर जो एफ नेट जो कहेंगे अपने कि क्यू नोड पर जो लगने वाला कुल बल है वो क्या होगा, सभी आवेशों के द्वारा जो लगने वाला बल है उनके सदिश योग के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम अन्वय आवेश के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, किसी आवेश पर लगने वाला परिणामी बल अलग अलग आवेशों के द्वारा लगने वाले बलों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, हो जाएगा इतना। अब इन आवेशों की अगर वैल्यू रखें, वैल्यू रखिएगा, तो यहाँ पर एफ नेट वेक्टर है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, जैसे के क्यू नोड Q1 अपॉन R01 स्केयर हो गया। इसी प्रकार से के क्यू नोड और यहाँ पर 2 हो जाएगा अपॉन ठीक है। इसी प्रकार से हम एन आवेश के लिए भी कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हम इसको एक व्यापक फॉर्म में लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखो इसको, क्या मैं सही लिख रहा हूँ, देखो इसमें के क्यू नोड है, ये तो कांस्टेंट है, सभी में समान आ रहा है, इसलिए इसको तो बाहर ले जाते हैं। तो के क्यू नोड और यहाँ पर Q1 Q2 Q3 है, तो यहाँ मैं लगा देता हूँ QI अपॉन R0I स्केयर। यहाँ पर आप I की अलग अलग वैल्यू रखेंगे, जैसे आप रखेंगे 1 2 3 और इस तरह से n तक। तो यहाँ पर जितने भी आवेश है सभी के लिए ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो जनरल फॉर्म में आप इसको ऐसा लिख सकते हो। यही आपका आवेशों का अध्यारोपण सिद्धांत है। ठीक है, एग्जाम में आए तो आप इसे लिख सकते हो आराम से। और गुलाम के बल से रिलेटेड आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको कहाँ जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या फिर इस यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ हमें आपको मिलेगा हमारा टेलीग्राम चैनल। उस टेलीग्राम चैनल के ऊपर PDF फॉर्म में आपको इस जो भी हम वीडियो के अंदर रीड कर रहे हैं उसका आपको मटेरियल मिल जाएगा, जिसे आप डायरेक्ट प्रिंट आउट निकालिएगा और एग्जाम में अच्छे नंबर लाइएगा। वीडियो में आपको कोई डाउट है आज के इस लेक्चर में तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आपको कैसा लगा वो भी बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।